नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। क्या संदेश खाली टीएमसी की टेरर फैक्ट्री है और पश्चिम बंगाल की गरीब जनता पर जुल्म करने वाले टीएमसी के नेता हैं? संदेश खाली का नाम सामने आते ही सियासी शय और मात का खेल नजर आने लगता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि संदेश खाली एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार सीबीआई और एनएसजी ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है, जो जेल में बंद टीएमसी नेता शाहजहां शेख का बताया जा रहा है। आखिर संदेश खाली में शाहजहां कहां छिपा बैठा है? इन हथियारों का क्या इस्तेमाल होने वाला था? बंगाल में चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं, तो क्या चुनाव के दौरान किसी बारूदी साजिश की तैयारी थी? टीएमसी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर कड़ा एतराज जताया है। टीएमसी एनएसजी और सीबीआई के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई, चिट्ठी लिखा और बीजेपी पर भी हमला बोला। उधर बीजेपी टीएमसी की तुलना हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआईएस से कर रही है। तो क्या ये बंगाल का सवाल है या फिर संदेश खाली के बहाने सियासी संदेश पहुंचाने का प्लान? आज इसी पर डिबेट करेंगे। मेहमानों के साथ एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जिस पर हम बहस करेंगे। लेकिन बहस का केंद्र क्या होगा, उस सवालों को मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल नंबर 1, क्या संदेश खाली का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या ममता सरकार को केंद्र सरकार टारगेट कर रही है? और सवाल नंबर 3, केंद्र और राज्य में तालमेल जरूरी या फिर सियासत जरूरी? इसी पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। পৃথিবী বলছে লজ্জা লজ্জা লজ্জা, যেভাবে ভারতবর্ষে ইলেকশন চলছে। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। संदेश खाली का विलन टीएमसी नेता शाहजहां शेख सलाखों के पीछे है, लेकिन चुनाव में उसके गुर्गे दहशत का खेल खुलकर खेलना चाहते हैं। सीबीआई जब एनएसजी को लेकर संदेश खाली गई तो उसके भी होश उड़ गए। शाहजहां शेख के करीबी अबू तालेब के घर से 3 विदेशी और 1 देसी रिवॉल्वर बरामद हुआ। कोल्ट कंपनी का रिवॉल्वर, 1 विदेशी, 1 देसी पिस्टल, 348 कारतूस और कई देसी बम बरामद हुए। 9mm के 120 कारतूस, .45 कैलिबर के 50 कारतूस, .380 के 50 कारतूस और .32 के 8 कारतूस बरामद किए गए। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी की तुलना हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआईएस से कर दी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है এবং আরডিএক্স এর মতো বিস্ফোরক, যেটা ভয়ঙ্কর দেশবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং হিজবুল মুজাহিদিন, আইএসআইএস এর মতো গুন্ডারা, ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্টরা করে। তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান ডিক্লেয়ার করে টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই। আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে এই রাজ্য যতুগৃহ, আমডাঙ্গা, এগরার খাদিকুল একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা, যা সবাই ট্রেলার দেখেছিলেন। আজকে সন্দেশখালীতে আরডিএক্স এবং ভয়ঙ্কর অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধারের মধ্য দিয়ে জনগণ সিনেমা দেখলো। মমতা ব্যানার্জি সোल रेस्पॉन्सिबल। मतदान के दिन संदेश खाली में छापेमारी से तृणमूल कांग्रेस बौखला गई। सीबीआई की दबिश पर टीएमसी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए चुनाव आयोग का रुख किया, चिट्ठी लिखी और कहा कि मतदान के बीच संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी राजनीतिक मंशा से की गई। ऐसा करके राज्य सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि चुनाव में एक दल विशेष को इसका लाभ मिल सके। चुनाव के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही हैं
और चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा है। क्या संदेश खाली को फिर से सुलगाने का ये सियासी पैतरा है या वाकई जो हथियार और बम बारूद मिले हैं उनका कोई टीएमसी कनेक्शन है? लेकिन सूत्र बताते हैं कि संदेश खाली में मिले हथियारों के इस जखीरे का ताल्लुक शाहजहां शेख से हो सकता है। सीबीआई को शक है कि हथियार शाहजहां शेख के हो सकते हैं। शेख के करीबी के घर से हथियारों का जखीरा मिला है। अबू तालिब शाहजहां शेख का करीबी बताया जा रहा है। हाफिज उल खान का संबंधी है अबू तालिब। संदेश खाली में टीएमसी नेता है हाफिज उल खान। सीबीआई ने अबू तालिब के घर पर छापा मारा। संदेश खाली में अबू तालिब के घर दबिश दी गई। जब्त हथियार शाहजहां शेख के हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि हथियारों को बाद में तालिब के घर शिफ्ट किया गया। ईडी ने जब शाहजहां शेख को पकड़ा तो हथियारों को वहां से हटा दिया गया। पीएम मोदी टीएमसी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी ने टीएमसी को निशाने पर लिया था। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। क्या साजिश के तहत ममता सरकार को टारगेट किया जा रहा है? संदेश खाली को सियासी मुद्दा बनाकर सियासी हित साधने की कोशिश की जा रही है? क्या संदेश खाली के बहाने बंगाल का किला फतह करने की साजिश है? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सौरभ सिकदर, प्रवक्ता बीजेपी, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, प्रवक्ता एआईएमआईएम, नीरज राय, राजनीतिक विश्लेषक, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, नाजिया इलाही खान, सोशल एक्टिविस्ट को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। जितने मेहमान जुड़ गए सभी का स्वागत करूंगा। दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नीरज जी, आपसे सवाल है। सवाल मेरा बस एक लाइन का है। इतने अत्याधुनिक हथियार, इतने गोला बारूद, इतने असलहे, वो भी जब अनाज घोटाले में छापेमारी के लिए सीबीआई पहुंची तो अनाज की जगह जमीन से हथियार निकलने लगे। और इसमें जब सीबीआई एनएसजी को बुलाती है सपोर्ट के लिए, एनएसजी में हमारे जवान जो देश के जवान हैं, देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, उसके खिलाफ टीएमसी चुनाव आयोग चली जाती है। तो टीएमसी की सरकार अपने आप को क्या केंद्र सरकार के इक्विवेलेंट मानती है या पश्चिम बंगाल को एक अलग मुल्क समझती है? नीरज जी, आपके सवाल बहुत जायज हैं, थोड़ा पर्याप्त समय दीजिएगा। जी। अगर जो वहां पर हुआ है संदेश खाली में हुआ है, सीबीआई के जो छापे के दौरान मिला है, वो सीबीआई ही बता रही है कि इजरायली ड्रोन से हमने सर्च किया था, उसमें वो जानकारी मिली थी। अगर ऐसा हुआ है तो वाकई बहुत निंदनीय है और वहां पे वो सजा देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जैसे केरल के कन्नूर में भी 770 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, उसको भी चर्चा का विषय बनाकर बात होनी चाहिए। और टीएमसी को अगर टारगेट सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को दर्शाने और लेकर चलने के लिए अगर किया जा रहा है तो यह गलत है। अभी मैं आप ही के इस पे सुन रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं दुर्भाग्य से हमारे, जो वो बातें बोल के चल रहे थे, वह बातें कहीं से भी सुपाच्य नहीं होती हैं। आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं, यह मत बोलिए आपके द्वारा लगाए गए, प्रधानमंत्री रहते हुए लगाए गए आरोप सब बेबुनियाद निकले। नीरज भाई, मैं प्रधानमंत्री के बयान पर बाद में जाऊंगा। हाजमा मेरा तब खराब हो गया जब टीएमसी के नेता ये कह रहे थे कि ये जो हथियार है ये प्लांट किए गए और उसके बाद टीएमसी को बदनाम किया गया। तो आपको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसने 26/11 जैसे आतंकी हमलों को रोकने में, उसे खत्म करने में, आतंकियों को मारने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, और जितने भी एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं वहां एनएसजी सबसे पहले पहुंचती है, तो आपको लगता है कि एनएसजी और टीएमसी की कोई दुश्मनी हो सकती है?
विवेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको 26/11 याद है। कांग्रेस की सरकार तो थी, लेकिन आप जो है 14 फरवरी 19 भूल गए क्या? 40 शहीदों के हमारे विधवाओं का मंगलसूत्र छीन लेने। सवाल बनता है मेरा सवाल विवेक भाई, सवाल बनता है भाई। मैं ये कह रहा हूँ, सवाल बनता है, मैं ये कह रहा हूँ कि एनएसजी से टीएमसी को दिक्कत क्या है? एनएसजी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। फिर वही चीज एनएसजी कोई राजनीतिक दल नहीं है। आप मुझे सीधा सीधा एक बात का जवाब दीजिए। मैं सीधा सीधा आप पूछेंगे, अगर हथियार, असलहा, गोला बारूद मिलेंगे तो एनएसजी एक्शन लेगी, तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग जाने की आवश्यकता क्या है? फिर वही बात आप चल रहे हैं। जब यहाँ पर जांच अधिकारी भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी और हमारे नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे भाजपा के नेता, अब इस पर तो चुनाव आयोग में जाना जरूरी है। लेकिन आप ये बताइए कि जो 19 में हमारे 40 शहीद हो गए थे जवान, उनकी विधवाओं का मंगल सूत्र छीन के नहीं, तो आप लोग क्या पश्चिम, आप लोग चाहते जो है फिर वही बात। नहीं, आप लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में पुलवामा पार्ट 2 हो जाए? फिर गलत बात। नहीं, आप लोग चाहते हैं, इसलिए हथियार रखे हुए थे। ये हथियार कहां से आए? नीरज राय जी, कन्नूर जिला में जो आरएसएस का लोकल नेता रखा हुआ था 770 किलो वहां पर निकला है। आप सवाल पर आइए, आप इधर उधर मत जाइए। नीरज जी, सवाल पर आइए। इधर उधर नहीं जा रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं मेरे भाई जी। जब बात उठती है ना तो तुलना होता है विवेक भाई। आप ये बताइए कि जो 250 किलो आरडीएक्स आए थे वहां पे पुलवामा में, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं निकल पाई हमारी जांच एजेंसियों के द्वारा। और आज आप कह रहे हैं, मैं शुरू में ही कहा था कि गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, हमारे बंगाल के लिए नहीं, हमारे देश के लिए गलत है। और एनएसजी पे सवाल उठाना, फिर मैंने क्या बोला, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर आप सिर्फ चुनावी माहौल में टारगेट करते हैं। तो 2021 में जितने हिंसा का आरोप लगाई थी भारतीय जनता पार्टी, इस समय बंगाल नहीं देश की जनता के सामने उसको स्पष्टीकरण दे कि उसमें कितनी कार्रवाई हुई है। मैं कह रहा हूं कि इस पे भी जांच होना चाहिए। सीबीआई के कस्टडी में शाहजहां शेख है, तत्काल रिपोर्ट आना चाहिए, पारदर्शिता बरकरार होनी चाहिए। 19-21 की तरह 24 को भी राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। विवेक भाई, हमारा कहने का मतलब ये, मेरी तो समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आलोक वत्स जी समझ लेता हूँ। कहना चाह रहे हैं वो जनता समझ रही। नहीं, जनता बिल्कुल नहीं समझ रही ना, इसलिए जनता ने मुझे सवाल पूछने के लिए बिठाया ना नीरज जी। जनता ने मुझे बिठाया सवाल पूछने के लिए कि आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि आप लोग चाहते क्या है, टीएमसी चाहती क्या है। आलोक वत्स जी जानना चाह रहे हैं, आलोक वत्स जी को इंटरवीन करना चाह रहे हैं। आलोक वत्स जी, जो मैं जानना चाह रहा हूं उस बात पर नीरज जी दूसरी बातों का जिक्र कर रहे हैं। वो एलिगेशन पर एलिगेशन, सवाल का जवाब सवाल से देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनएसजी पर सवाल उठाना, सीबीआई पर सवाल उठाना, बीएसएफ के जवानों पर सवाल उठाना, इस तरह के इंटरवेंशंस क्या शाहजहां शेख को बचाने की कवायद है या फिर ये भी एक अपीजमेंट है? देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया है कि वहां पर किन ताकतों के साथ टीएमसी खड़ी थी और किस तरीके का वहां पर उपद्रव हो रहा था, किस तरीके का उत्पीड़न हो रहा था और किस तरीके का देशद्रोही काम वहां हो रहा था। आज जितनी भी असलहें वहां मिली हैं उस पर नीरज जी जिस तरीके से अपना वक्तव्य दे रहे थे, मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि इस तरीके के चीजें के मिलने के बाद आप एनएसजी और पुलिस और जो हमारी एजेंसियां हैं इन चीज़ों को तहकीकात करने का, उस बीएसएफ, उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। आज आप सुरक्षित खड़े हैं तो इन लोगों के कारण खड़े हैं। आपको तो इनके सामने नतमस्तक होना चाहिए कि ये अपने प्राणों की आहुति देके आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। आज जिस तरीके की चीजें वहां बरामद हुई है, ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो इसमें बीजेपी और इसको घसीटने की, और 2021 में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, आरडीएक्स आया उसका, अरे इन सब का उससे क्या लेना देना है। मान लीजिए ये रिपोर्ट नहीं आई, चलो ठीक है, नीरज जी को जानी चाहिए। लीजिए पीसीआर प्लीज, फास्ट बोलिए आलोक जी। इसमें आपने आरोप लगाया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, शहादत दिला दिया।
एनएसजी पर, बीएसएफ पर, इनकम टैक्स पर और इन चीजों पर आप उंगली उठा रहे हैं, तो क्या इन एजेंसियों को खत्म कर दिया जाए? इन एजेंसियों को खत्म कर दिया जाए? 40 शहीदों की बात नहीं है, अभी जो वहाँ असलाह प्राप्त हुआ है और जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उस पर आपका क्या जवाब है? शाहजहां शेख को किसने वहाँ पर तरजीह दी है? किस पार्टी का वो मेंबर रहा है और किस तरीके का खौफ उसने पैदा किया है वहाँ पे? और पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप पुलवामा पर जाइएगा। बिल्कुल नहीं, आज आपकी पोल पट्टी खुल गई है, आपको अब जेल के सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। आपके कारनामों का, काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल गया है और बार बार इसका एलिगेशन लग रहा था। आप तो शाहजहां शेख को एक एक करके नीरज जी, मैंने आपको काफी टाइम दिया। नीरज जी एक एक करके, नीरज जी एक एक करके आपको काफी टाइम दिया था मैंने। एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। नीरज जी एक एक करके बात कीजिए, नीरज जी एक एक करके बात कीजिए। आपने नीरज जी देखा एक एक होगा करके, नीरज जी एक एक करके बात विवेक जी, आप जी इनको शांत कराइए जी, इनको शांत कराइए। मेरा टर्न है तो मुझे बोलने दीजिए जी। गलत मत बोलिए मेरा इतना ही कहना है। दो जवानों को शहीद करा के आप भूलने सारी को मत दुनिया ने बोलिए, देखा अवध जी। कि इन्होंने शाहजहां शेख को बचाने के जवानों लिए, को शहीद करा के आप उसको भूलने कस्टडी के में लिए नहीं मत लेने के बोलिए। लिए कोई मत कवायद बोलिए, नहीं छोड़ी थोड़ी भी शर्म इन्होंने। है आपके अंदर, थोड़ी भी कोई शर्म ऐसी है। कवायद है जिसको नहीं छोड़ी। एक एक करके, एक एक करके, नीरज जी एक एक करके, नीरज जी एक एक करके, इनके साले कारनामों, नीरज जी एक एक करके, नीरज जी एक एक करके। देखिए मेरी सेहत आज, मेरी सेहत और मेरा गला आज बहुत ठीक नहीं है। देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है आलोक जी, ठीक है नीरज जी एक एक करके, नीरज जी एक एक करके, नीरज जी आलोक जी एक एक करके, जो गलत हुआ नीरज जी आलोक जी एक एक करके। मुझे मैं टाइम दिया सौरभ तो मैं बोल रहा था जी एक एक करके। आलोक जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह की सियासत शर्मनाक है और इस तरह से एनएसजी, बीएसएफ, सीबीआई, ईडी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं सौरभ सिकदर के पास जा रहा हूं, उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। दोनों को स्क्रीन पे लीजिए। सौरभ जी क्या जो एलिगेशन नीरज जी लगा रहे हैं, क्या केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा कुछ कर रही है जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभावित हो? मैं नीरज जी का पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि ये नीरज जी और नीरज जी जैसे लोग जब शेख शाहजहां के ऊपर ईडी का हमला हुआ था तब से उसको बचाने के लिए गला फाड़ रहे थे। और ममता बनर्जी खुद बंगाल के विधानसभा में खड़ा होकर बोले थे कि शेख शाहजहां को फंसाया जा रहा है, उसको विक्टिम बनाया जा रहा है। आज जो ये एक्सपोज हो गया सीबीआई और एनएसजी का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, और उसमें कितना सच्चाई हमारे बात पे थे, कितना सच्चाई एजेंसी बोल रहे थे और कितना सच्चाई विरोधी बोल रहे थे, ये तो देश के सामने खुलेआम आ गया है। तो इसीलिए कभी ये पुलवामा दौड़ रहा है, कभी मणिपुर दौड़ रहा है। लेकिन मुद्दा जो है, क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को ऐसे मदद मिलता रहेगा देश के अंदर से? एक शेख शाहजहां कौन है जिसने उस गांव के महिलाओं को उत्पीड़न किया है, रात को बुला के उसका शोषण किया जा रहा था, जिसने जमीन हड़पा है, जिसने ये आर्म्स के तस्करी किया है, जिसने वहां पे आरोप है कि रोहिंग्याओं को बसाए है। एक एक करके पन्ना खुलने दीजिए। प्याज का तो छिलका उतरना भी स्टार्ट हो गया है। जैसे कस्टडी में उसका दिन बढ़ता जा रहा है तो ऐसे ऐसे प्याज का छिलका उतर रहा है। थोड़ा और धैर्य रखिए, उसके बाद देखिएगा वो इसको बोलेगा कि इसको नोबेल प्राइज देना चाहिए और कुछ देना चाहिए। इसीलिए मुद्दे को ना भटकाया जाए, मुद्दे पे बात किया जाए, मुद्दे को ना भटकाया जाए। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। सौरभ जी आपके पास वापस लौटूंगा। प्रेम कुमार जी, मुद्दे से कौन भटका रहा है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये, जब अनाज घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी होती है तो अनाज की जगह पश्चिम बंगाल की धरती से हथियार निकलते हैं, हथियार उगल रही वहां की जमीन, और एनएसजी कार्रवाई करे तो इस पर ऐतराज भी हो जाता है कि भाई एनएसजी क्यों आ गई, एनएसजी ने एक्शन क्यों ले लिया? देखिए विवेक जी, जो हथियार बरामदगी हो रही है ये चिंताजनक बात है और सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं, तो ये एक उपलब्धि है। हाँ अब आ रहा, बोलिए बोलिए। विवेक जी देखिए, हथियारों का पाया जाना चिंताजनक बात है। सेंट्रल एजेंसियां ऐसा कर रही हैं तो इसको उपलब्धि कर रही हैं, तो इसको उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। सवाल उठा रही, वो कोई पब्लिक मीटिंग में सवाल नहीं उठा रही है, वो सवाल को कोर्ट में लेके जाएगी।
जी। तो कोर्ट में राज्य सरकार अपना उसको तक सुभाए तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? एक चीज ये। ठीक है प्रेम कुमार जी, आपकी ऑडियो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। मैं पीसीआर को कहता हूं, वो आपके ऑडियो को चेक करेंगे और मैं तुरंत आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास जा रहा हूं। अब सवाल इस बात का लेकर है ना मेहरुद्दीन जी कि आखिर किसी पर तो ट्रस्ट करेंगे इस देश में, अदालत पर, संविधान पर, कोर्ट पर, चुनाव आयोग पर, एनएसजी पर, सीबीआई पर, बीएसएफ पर, कहां जाकर ये खत्म होगा इस सिलसिला शुरू किया गया है? देखिए विवेक जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। चुनाव आयोग जो है, जब मोदी जी खुलेआम 153A का उल्लंघन करते हैं और जो है मोदी जी को जो है चुनाव आयोग कोई नोटिस भी नहीं देता और ना उन पे किसी तरीके की कोई रोक लगाता, जो खुलेआम मन से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के बयान, दोनों के मामले में नोटिस हुआ है। सर, जो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, जैसी जवाहरलाल नेहरू के साथ हुई, जैसी इंदिरा गांधी के साथ हुई, ऐसी कार्रवाई क्यों अब नहीं हो रही? तो चुनाव आयोग में जब सुन तो लीजिए विवेक जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जब आपने तीन व्यक्ति चुनने हैं वहां पर, हमें दो जो चुनने वाले हैं उसमें से दो तो प्रधानमंत्री जी खुद हैं और एक उनके नेता हैं और एक जो है सदन के नेता जो होते हैं बीजेपी कांग्रेस के, वो चुनकर जो है, अगर ऐसा चुनाव आयोग होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चुनाव आयोग निरपेक्ष होना चाहिए, तो चुनाव आयोग की जो गतिविधियां नजर आ रही हैं अभी चुनाव में, कहीं पर भी आप सीबीआई और ईडी की पास आ जाइए। सीबीआई और ईडी जो है वो 99% जो है विपक्षी पार्टियों के यहाँ पर रेड लगती है और जो दूसरी अदर्स पार्टियों में हैं और वो भाजपा में आ जाते हैं। तो भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, कितना भी करप्शन करके आप आ जाओ, मोदी का जो पाउडर है उसमें डल जाओगे वॉशिंग मशीन में। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप बताइए किसके खून बहाने के लिए था ये? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये हथियार किसके लिए लाए? ये जांच का विषय है विवेक जी, इसकी जांच होने पश्चिम बंगाल की धरती से क्यों? मैं कह रहा हूँ इसे जांच का विषय है और हमारी शाहजहां शेख की क्या भूमिका और हमारी जो शाहजहां शेख के बारे में क्यों नहीं बोलते? सक्षम है वो आप लोग शाहजहां शेख और अपने काम को तरीके से करेंगे। नहीं हो पा रहा ना, मैं इसी पर तो सवाल पूछ रहा हूँ रंगरेज जी आपसे। अब ये ममता बनर्जी जी चली गई चुनाव आयोग एनएसजी के खिलाफ, अब वो लगाइए ना, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ, लगाइए वो हथियारों की तस्वीर लगाइए। किसके लिए हथियार लाए गए थे? आप मुझे बताइए ना, इस देश के अंदर इलीगल तरीके से विदेशी हथियार अगर मौजूद है तो किसके लिए मौजूद है? तो आप ये बताइए, किसका खून बहेगा इससे? 140 करोड़ भारतीयों में से किसी एक का खून बहेगा। ये देखिए ना तस्वीर, आप देखिए, आप देखिए तस्वीर, देखिए ना प्लीज। अतीक अहमद का जिन्होंने अतीक अहमद का जो है खुलेआम गोली मारी जय सिया राम का नारा लेकर, उनके हाथ में भी विदेशी पिस्टल था, मगर उनके खिलाफ सिर्फ एफआईआर जो हुई और जो जेल में गए वो मर्डर के, तो ये कहां से आए? उनके ऊपर कानूनी एक्शन हो रहा है से रहे हैं विदेशी हथियार? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, अगर एनएसजी एक्शन ले रही है, हमारे देश की सीमाएं क्या सुरक्षित हो गई? मोदी जी इतने 10 साल से कह रहे हैं कि हमारी सेना सुरक्षित हो, सेना में जो है हमने जो है सीमाएं सुरक्षित कर दी हैं, फिर ये अवैध हथियार का आना जाना कैसे हो रहा है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, सवालिया निशान तो खुद ही भाजपा के लोग सेना पर उठा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की मजबूरी क्या? आप लोग संदेश खा लिया, फिर शाहजहां शेख के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं पाते? मैं कह रहा हूं कानून के उल्लंघन में जो भी उनकी सजा बनती हो, सजा मिलनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेम कुमार जी, विपक्ष के लिए क्या दिक्कत है अगर टीएमसी या फिर शाहजहां शेख पर सवाल उठ रहे हैं, अगर कार्रवाई हो रही है, एनएसजी एक्शन ले रहा है, तो एनएसजी के खिलाफ चुनाव आयोग जाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, चुनाव आयोग ही तो गए विवेक शांडिल जी। चुनाव आयोग में अपील करना जाना एक सोच हो सकती है, सही या गलत के हिसाब से आयोग फैसला लेगा। चुनाव आयोग जाना या अदालत जाना ये कोई गलत कदम नहीं होता है। किसके खिलाफ? दूसरी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी के भी खिलाफ जा सकते, सरकार ही जा रही ना, कोई क्राइम थोड़े कर रही है, अपील ही तो कर रहे हैं। ये है मेरा ये क्वेश्चन, एकदम वैलिड क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उस समय भूपेश बघेल के खिलाफ में ऐसे ही सीबीआई ने, ईडी ने सब कह दिया कि ये हथियार रकम पकड़ी गई है और ये भूपेश बघेल के लिए था और ये सट्टा उट्टा सब कहा। चुनाव खत्म हुआ और मामला ही खत्म हो गया, भूपेश बघेल के खिलाफ कोई मामला नहीं, वापस ले लिया और उस समय उसका पॉलिटिकल पूरा इस्तेमाल हुआ। तो सवाल ये है कि अगर कोई घटना घट रही है, अभी हथियार मिल रहा है, संगीन है,
लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग करने की इजाजत तो नहीं दी जाएगी ना किसी राजनीतिक दल के खिलाफ। और अगर मैं ये कहूं, अगर आप मान लीजिए इलेक्शन खत्म होगा और आप मामला प्रेम कुमार जी, अगर मैं ये कहूं कि हो सकता है जांच में पता चले कि राजनीतिक दुरुपयोग के लिए इसे लाया गया था और एक नहीं कई शाहजहां शेख संदेश खाली में है जिनके पास ये हथियार थे, फिर आप क्या कहेंगे? ये तो जांच चलेगी ना भाई। उसके टेलीविजन चैनल में पूरी दुनिया में मीडिया में एक नेता को डिफेम कर देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भूपेश बघेल को किया गया डिफेम, कहा गया कि ये घोटालेबाज है, सारे चैनलों ने कहा। शाहजहां शेख और भूपेश बघेल एक बराबर आप कह रहे हैं? नहीं, ये केस जो चूंकि प्रकृति हम बता रहे हैं, वहां भी सेंट्रल एजेंसी थी, यहां भी सेंट्रल एजेंसी है, इसलिए कंपेयर कर रहा हूं। और सेंट्रल एजेंसी का चुनाव के समय में एक्टिव होने से कोई ये नहीं है, लेकिन एक्टिव होकर के जो पब्लिसाइज करते हैं, आप मामले को अदालत में रखिए ना, मीडिया को दे करके क्यों आप पॉलिटिसाइज करने का मौका कर दे रहे हैं? प्रश्न तो यहाँ है। नहीं तो क्यों मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछेगा? कोई एक्शन ले रही है, मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछेगा? क्या एतराज होना चाहिए इस पर? नहीं, मीडिया पर हम नहीं बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिए जी। हम कह रहे हैं कि जो सीबीआई एजेंसी या एनएसजी या जो एक्शन होता है, उस एक्शन की ब्रीफिंग अदालत में होगी ना उनकी ओर से, कि उसके एक्शन की ब्रीफिंग इलेक्शन के समय में अगर मीडिया को होगी तो सवाल तो उठेंगे। अरे सर, जो रिकवरी हुई है वो सीबीआई दिखाएगी तो सही कि हमने ये रिकवर किया है। अगर कोई हथियार, कोई विदेशी आर्म्स एम्युनिशन बरामद हुए हैं तो वो पुलिस ब्रीफिंग भी करती है, जांच करके, जांच पूरी होने के बाद पुलिस ब्रीफिंग भी करती है। अदालत तो बाद में फैसला सुनाता है। नहीं, पुलिस ब्रीफिंग तो करती है, लेकिन सीबीआई आमतौर पर दूसरे मामलों में नहीं करती है। हम अभी उदाहरण हमारे साथियों ने भी रखा ना, सीबीआई और एनएसजी जहां पर पॉलिटिकल होता है। जी बोलिए, पूरा कीजिए जी। जहां पर पॉलिटिकल होता है, कोई विपक्ष का शासन है, कुछ है, तो वहां पर बड़ी आसानी से सीबीआई आ जाती है, वो बताने लगती है ये पाया, ये मिला। यही चीज उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं? लेकिन कभी देखा क्या आपने सीबीआई के बता रहा हो कि योगी सरकार की तरफ ध्यान जा रहा है, हम उधर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? नहीं देखा हमने। मैं नाजिया इलाही से पूछता हूं, ये प्रश्न इसीलिए सवाल उठते हैं। मैं नाजिया इलाही जी से एक सवाल पूछता हूं कि भाई, मुझे पैनल पे बैठा हुआ कोई भी एक व्यक्ति ये बता दे कि एनएसजी का एक्शन जहां हुआ या कहीं भी हुआ, क्या उसको पॉलिटिसाइज किया गया? क्या उसके खिलाफ कोई शिकायत आई? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एक्शन को सियासी रंग देना क्या जरूरी है? अगर गैर जरूरी है तो क्या इस सियासत की मजबूरी है? और सियासत के लिए मजबूरी है तो फिर एक तरह से मैं इसे मानता हूं कि ये अच्छा नहीं है इस देश के भविष्य की खातिर और इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिहाज से। नाजिया इलाही खान। देखिए, पेशे से मैं वकील हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी का चौथा पिलर जो है वो मीडिया है, और मीडिया का सवाल करना और जवाब लेना उचित है और बहुत जरूरी भी है, इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है। और शेख शाहजहां को जो अब तक देश की जनता सिर्फ बलात्कारी और मास बलात्कारी समझ रही थी, आज देश की जनता को ये जितने भी सीज हुए हैं सामान, असलाह, बारूद, ये जो पूरा का पूरा असला, बारूद और आतंकी और जंगजू और जिहादी जो साजो सामान जो सीज हुए, उसके बाद पता चला कि शेख शाहजहां सिर्फ और सिर्फ मास बलात्कारी ही नहीं बल्कि आतंकी और जिहादी एक्टिविटीज भी करता था। इससे पहले भी पता चला कि ड्रग्स जैसे चीजों को भी वो प्रचार किया करता था। मानव प्रचार के बारे में भी पता चला। क्या 2019 के इलेक्शन, क्या 2021 के पश्चिम बंगाल के इलेक्शन और क्या पंचायत इलेक्शन को जितने भी बंदूक, गोलियां और बम निकले थे, क्या भूल जाया जाएगा? 5 फरवरी 2012 में जब नासिर खान ने सूजन जॉर्डन का बलात्कार किया था, तब भी श्रीमती ममता बनर्जी ने यही कहा था कि सजी हुई घटना है। जब कालियागंज हाथ खाली में एक स्क्रीन पर जल्दी से जी बोलिए नाजिया जी, पूरा कीजिए। का बलात्कार हुआ था, तब भी श्रीमती ममता बनर्जी ने यही कहा कि सजी हुई घटना है। आज जब शेख शाहजहां से लेकर के हफीजुल खान से लेकर के सारे शेख और खान का चिट्ठा मिट्ठा खुल रहा है, तो भी लोग उसको खड़े होकर के उसको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। जो चोर है, जो देश का बुरा चाह रहा है, जो किसी देश के अंदर किसी राज्य का बुरा कर रहा है, उसको तो बिहाइंड द बार ही होना चाहिए। मैं तो इसी को लेकर आश्चर्य में हूँ, मैं तो इसी को लेकर नाजिया जी आश्चर्य में हूँ। मेरे दर्शक भी मेरी इस बात से मुझे सहमति देंगे, नीरज जी भी सुन रहे हैं। नीरज जी नाजिया जी को एक स्क्रीन पर लिखा है। मैं तो इसी बात को लेकर आश्चर्य में हूं कि शाहजहां शेख के लिए एक कुकून, एक शेल तैयार किया गया, ऐसा लगता है। मैं पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकता,
ये ऐसा पूरा केस देखकर लगता है कि शाहजहां शेख के लिए कोकून तैयार किया गया, शेल तैयार किया गया कि तुम अपनी एक्टिविटी जारी रखो, वोट सारे हमारे पास आने चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन जब एनएसजी एक्शन लेती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्शन लेती है, तो उसकी शिकायत फौरन चुनाव आयोग में हो जाती है। लेकिन इतने दिन से 10, 15, 20 साल से कोई एक आदमी, कोई एक शख्स टीएमसी में ऐसा नहीं था जो शाहजहां शेख की शिकायत कर सके कि भाई संदेश खाली में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा। बताइए किस तरह की राजनीति है? देश के जवानों पर जो आपकी सुरक्षा के लिए सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आप उस शाहजहां शेख की शिकायत नहीं कर सकते हैं जो वहां की महिलाओं पर उत्पीड़न करता है, वहां की महिलाओं का शोषण करता है। उसके खिलाफ आपकी जुबान से एक शब्द तक नहीं फूटते हैं। नीरज जी, ये शर्मनाक ये है, नीरज जी शर्मनाक ये है। अब आप बोलिएगा कि ये हथियार, मैं कहूंगा कि हथियार का विजुअल लगाइए, पीसीआर वो हथियार का विजुअल लगाइए, और अपीजमेंट की इससे घटिया पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। नीरज जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बता दीजिए इससे घटिया पॉलिटिक्स हो सकती है अपीजमेंट के लिए। तो देश के जवानों पर सवाल, देश के जवानों पर सवाल, और शाहजहां शेख को लाल बत्ती, रेड कारपेट। देश के जवानों पर सिर्फ सवाल नहीं है, देश के जवानों पर एफआईआर, बलात्कार का एफआईआर देश के जवानों पर, सीबीआई ऑफिसर को लॉकअप करवाती है ममता बनर्जी, एनआईए को मर्डर करवाने की कोशिश करती है ममता बनर्जी, एनआईए की टीम सब वेरिफिकेशन के लिए आती है तो बलात्कार का इल्जाम लगाता है। देश का जवान जो बॉर्डर पर गोली खाता है हमारी सुरक्षा के लिए, उन जवानों पर बलात्कार का इल्जाम पार्टी में जितने भी मुसलमान चाटुकार का नेता है उन्होंने यहाँ पर वाली एक्टिविटी करा है। ठीक है नाजिया जी, नीरज जी का पक्ष जान लेते हैं। नीरज जी एक सेकंड, नीरज जी काम डाउन। आपका पक्ष बताइए ना, आपका पक्ष बताइए ना, आप नीरज जी आपका पक्ष बताइए ना, नीरज जी आपका पक्ष बताइए ना। मैं जानना चाहता हूं आप किस तरह से डिफेंड करना चाहते हैं। आप, मैंने जो सवाल पूछा ना उसको क्या डिफेंड कर रहे हैं। वो दर्शक भी आपको बड़े धैर्य, मेरे पास 4-5 मैसेजेस आ चुके हैं, वो दर्शक बड़े धैर्य से आपको सुनना चाह रहे हैं कि आप इसको डिफेंड कैसे कीजिएगा, बताइए जरा। सवाल मेरा याद रखिएगा, शाहजहां शेख के लिए रेड कारपेट और एनएसजी के लिए सवाल बोलने देंगे तब ना। आप ही ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है हमारे जांच एजेंसियों पे, जो शाहजहां शेख 29 फरवरी कस्टडी में है, उस शाहजहां शेख की आप जड़ें हिला रहे हैं जो अंदर से संचालित कर रहा है। और यहीं पर बैठे हुए हमारी एक वकील साहिबा बता रही है, 12 से बता रही, थोड़ी 12-16 की बात हुई है। अरे देने दीजिए ना, आप देने दीजिए। अरे यार आप सवाल किस बड़े आरोप लगा है। मैं भाजपा नेताओं की तरह और आपकी तरह, मैं भाजपा के नेता मोदी जी और आपकी तरह डिसीजन सुनाने वाला नहीं। मेरा कोर्ट पे भरोसा है, मेरा कोर्ट पे भरोसा है। अगर आप महिला हो, मणिपुर में बोलो, आप मणिपुर में आप बोलो, डबल इंजन की सरकार है, सुन लेते हैं नीरज जी, सुन लेते हैं एक एक करके नाजिया जी सुन लेते हैं। देखिए, गौरव गाथा गाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शाहजहां शेख के डिसीजन कोर्ट का सुनाने का है। मैं मोदी जी नहीं है, वकील साहब नहीं बैठा हूँ, विवेक भाई होगी, पहले मैं डिसीजन सुना दूं कि क्या है ये, तुमने अपराध किया है। अगर वहाँ पे हथियार मिला है, अरे भाई तुम चुप कराइए इनको, अगर हथियार मिला है, हथियार मिला है, आपके घर में भी बहू बेटी होगी, हमारे घर में, आप भी हिंदू हैं, यही शेख शाहजहां आपके घर में पूछा था तब क्या होता? अरे आपकी तरफ शरण है, आपके घर में पूछा था मेरे घर में महिला है, तभी मैं मणिपुर में बोलता रहा, मैं तभी मणिपुर में बोलता रहा। मेरे घर में महिला है, मेरे घर में महिला है, तभी मणिपुर में बोलता रहा। मेरे घर में महिला है, तभी नीतीश कुमार को अपने देश में नहीं लिया। और आपके भाई नीरज जी देखिए आप कहते हैं, ठीक है नीरज जी, देखिए इस तरह से डिबेट को, डिबेट की गंभीरता को समझिए जी। एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड सुनिए ना प्लीज। देखिए आप कहते हैं आप कोर्ट का, अदालत का, सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए ना, अरे सुनिए मेरी बात नीरज जी सुन लीजिए मेरी बात, नीरज जी ठीक है, नीरज जी सुन लीजिए, बाकी पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप कहते हैं आप अदालत का सम्मान करते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के जितने फैसले आए सब टीएमसी के अगेंस्ट
पश्चिम बंगाल की सरकार के अगेंस्ट जाए और उनके इंटरवेन के बाद, कोलकाता हाईकोर्ट के इंटरवीन के बाद ही शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। किस अदालत का सम्मान करते हैं आप? हाँ, अब सुन लीजिए। इस पर मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। याद होगा कि आपने कोलकाता हाईकोर्ट के जज को यहाँ तक कह दिया कि वो बीजेपी का एजेंट है। अरे भाई बोले दीजिए। आपने के चैनल पे मैंने कहा था, आपने के चैनल पे कहा था कि जितना दोषी तृणमूल कांग्रेस है शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर, उससे कम भारतीय जनता पार्टी। ममता दीदी तो साफ कहती है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का कोई मान्यता नहीं है उनकी नजरों में। अभिषेक बनर्जी तो साफ कह रहे हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट को बंद कर देना चाहिए। ये तो अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट है। अब बताइए ना, ये अब ये इतने बड़ी वकील बन गए, लेकिन उनके सामने कोई लड़कर बैठा हुआ है, आपको ही कोई घर कोई बैठा है और संविधान का जानकारी और लाख की जानकारी लेकर कोई बैठा हुआ है। गजब हाल है यहाँ पर। हो रहा है दस्ता भारी अब बीच में कूद के करने लग रहे हैं। ठीक है नीरज जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। मैं एक बार पीसीआर से चेक करवा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ प्रेम कुमार जी, लेकिन उससे पहले मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास जा रहा हूँ। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, जो अपीजमेंट की बात मैंने की, देखिए अब यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर संसद के अंदर आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा था कि उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है और उनकी आंख से आंसू छलक आए थे, वो रो पड़ी थी। बताइए, ये संसद के अंदर की बात है, ये आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसी क्या मजबूरी है कि अपीजमेंट या फिर तुष्टीकरण जरूरी हो गया है टीएमसी के लिए, कि टीएमसी उस रास्ते पर चल रही है कि भाई किसी भी सूरत में वोट बैंक तितर बितर नहीं होना चाहिए, अगर उसकी वजह से सिक्योरिटी भी कोई इशू आता है तो वो भी चलेगा। क्या ऐसा है? देखिए विवेक जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुसलमानों को वोट बैंक लेने के लिए उनको इस्तेमाल करती है, और जब उनका इस्तेमाल हो जाता है तो जैसे वो शेख साहब हैं, उनको कैसे, जब वहाँ पे सरकार जिसकी होती है और पूर्ण राज्य जहाँ होता है, वहाँ पे जो वहाँ का सीएम होता है उसके पास सारे अधिकार होते हैं, तो वो कैसे जेल चला गया, और जेल चला गया तो उसकी सुर्खियाँ इतनी सारी क्यों बन रही है? अगर वो इस तरीके का है तो आप अपना जो है पार्टी से बाहर निकाल के उनको अलग कर दीजिए, आप पर जो है बात ही नहीं होगी। मगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है। क्या पूरे मुल्क में सिर्फ हथियार जो थे उस शेख साहब के पास ही थे? क्या होरों के पास हथियार नहीं है? तो उन पर कार्रवाई नहीं होकर मगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है, और ऐसे समय पर होती है जब चुनाव का समय होता है, और वो समय टारगेट करके मुसलमान को खास तौर से ये दिखाया जाता है कि ये विलन है और ये हीरो है। नहीं देखिए, ये जो परसेप्शन जो बनाया हुआ है समाज में, मेहरुद्दीन जी, मैं उस पर ऐसा कुछ नहीं, मुसलमानों को टारगेट जानबूझकर किया जा रहा हो। इस देश में ऐसे सैकड़ों मामले हैं, और देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 25 करोड़ से 30 करोड़ के आसपास है। जी। तो ऐसा तो कोई नंबर्स नहीं है कि सारे मुसलमान एक ही लिस्ट में आ गए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारे साथ आप भी हैं, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं, हमारे साथ आप हमारे अच्छे मित्र की तरह हैं। विवेक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, भाजपा बड़ी दावे करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। आप ये देखिए, और वो पसमंदा की भी बात करते हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी बात करते हैं, मगर मोदी की कैबिनेट में आज तक देश के इतिहास में, जब से देश आजाद हुआ और आज तक, कोई भी ऐसा मंत्रिमंडल नहीं रहा जिसमें जो है मुसलमान ना रहा हो। देखिए वो रिप्रेजेंटेशन की बात, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। आप हमारी वोट तो लेना चाहते हैं, नहीं, आप वोट तो, आप हमारी वोट तो लेते हैं, मगर हमें भागीदारी नहीं देते। नहीं, रिप्रेजेंटेशन की डिबेट हो सकती है, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूं। भागीदारी का आप हमें भागीदारी भी तो बनाइए, हमें मूल धारा से तो जोड़िए भाई। वो एक अलग डिबेट हो सकती है, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन शाहजहां शेख को डिफेंड भी तो नहीं किया जा सकता ना, मैं तो यही कह रहा हूं। मैं उसे कोई डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही हमारी पार्टी का वो आदमी है। मैंने अपनी पार्टी की बात करी है, और हमारी पार्टी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी पार्टी आने वाले समय में, टीएमसी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी, बिल्कुल मैं सौरभ सिंह मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। सौरभ जी, क्या मुसलमानों को टारगेट करके उसका इस्तेमाल किया गया, चाहे वो टीएमसी हो चाहे कोई भी पार्टी हो? उसमें मेहरुद्दीन जी बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं कि हर पार्टी ने अपने हिसाब से मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। देखिए, देशद्रोहियों का, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता है। देशद्रोही होता है, अपराधी होता है। और बार बार ये जो नारा लगाया जा रहा है ना कि चुनाव के टाइम पे क्यों होता है, तो चुनाव के टाइम पे कोई गुनाह करना मना है क्या? और कोई गुनाह करे तो उसके ऊपर कार्रवाई करने मना है क्या? तो जो गुनहगार होगा, जो आतंकवादी होगा, जो क्रिमिनल होगा, वो किसी भी टाइम पे उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। दूसरी बात है, ये कार्रवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश से हो रहा है, और सीबीआई को एक टाइम लिमिट कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांध दिया है कि इस
टाइम के अंदर तुमको अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करके रिपोर्ट देना पड़ेगा। इसमें भी आपत्ति है। और आपत्ति किस बात के है कि कोई देशद्रोही के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, माँ बहनों का बलात्कारी के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, तो इसमें मजहब का कहां बात आता है? ये मजहब, ये ममता बनर्जी जी बंगाल में ये जो मुस्लिम संप्रदाय को वोट बैंक के तरह यूज करते हैं। जब ये अभी नाजिया जी जिक्र कर रहे थे सुजेट जार्डन रेप केस का, तो उसमें तो उनके पूर्व सांसद भी उसमें आरोपी थे और सारे जो वहां पे थे वो एक विशेष मजहब के थे। तो उस टाइम पे क्या इसका मजहब ही है, इसके लिए क्या उसका गुनाह कम हो जाता है? ममता बनर्जी जी तो खुलेआम बोलते हैं जो गाय दूध देते हैं हम उसको लात खाने के लिए तैयार है। ये सियासी पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? और आरोप हमारे ऊपर लगते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए शाहजहां शेख जितने शाहजहां शेख ऐसे बंगाल में छुपे हुए हैं सबके ऊपर कार्रवाई होगा और कोई नहीं बचेगा। यह देश का सुरक्षा का सवाल है, एक एक को सजा दिया जाए। भाई जो बात सिकदर साहब कह रहे हैं प्रेम कुमार जी कि ये बयान आता है टीएमसी की तरफ से कि जो गाय दूध देती है हम उसके लात खाने के लिए भी तैयार हैं, तो ये अपीजमेंट नहीं तो और क्या है? विवेक जी, दुधारू गाय की दुलत्ती भली, ये तो कहावत है ना, और इसका समय समय पर उपयोग होता है। अब जो जिक्र कर रहे हैं सिकदर जी, मुझे नहीं पता कि ये बात किस संदर्भ में इस्तेमाल की गई, किसने कहा, तो मैं जानता नहीं हूं, तो मैं कैसे टिप्पणी करूं? हो सकता है सिकदर जी सही कह रहे हो सकता है कि नहीं भी कह रहे, मैं नहीं जानता। तो ये लेकिन मुहावरा होता है जिसका जैसे आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए एनएसजी का इस्तेमाल होना एक बहुत हाईएस्ट बात होती है। देखिए इसका जन्म ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ था। एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए एनएसजी का इस्तेमाल होता है। तो जैसे आपको हमला हुआ था मुंबई में, उस समय भी एनएसजी का इस्तेमाल हुआ था। तो क्या बंगाल की ये घटना इतनी बड़ी है कि एनएसजी का इस्तेमाल हो? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अगर वाकई ये इतनी बड़ी घटना है कि देश से बाहर आतंकियों के बीच संबंध, आतंकवादी गतिविधि है, इस तरह की बात है, तो मैं तो पुष्ट नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, तब तो निश्चित रूप से इनका एक्टिव होना सही माना जाएगा। ये बात है, इसलिए हमें बड़ा सतर्क होकर के प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि ये एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी है क्या। अगर है तो फिर एनएसजी का उपयोग सही है, अगर नहीं है और फिर भी एनएसजी का उपयोग हो रहा है तब फिर ये क्वेश्चनेबल होगा। हम तो फिलहाल इतना ही कह सकते हैं। नहीं प्रेम कुमार जी, तो टीएमसी को ये क्या कहीं से कोई इनपुट मिला या कोई आकाशवाणी हुई जिसके खिलाफ एनएसजी के खिलाफ तुरंत शिकायत हो गई? जांच तो पूरी होने देते, हो सकता है कुछ टेररिस्ट लिंक इसके पीछे आ जाए। इसमें क्या आपको नहीं लगता कि ये विरोधाभास में या विरोध या सियासत की वजह से फौरन शिकायत की गई? आलोक जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, हाँ विवेक जी, संक्षेप में मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी सरकार को संवैधानिक फ्रेमवर्क में अपनी बात रखने का, चाहे शिकायत हो, वो चुनाव आयोग में गए, वो कोर्ट भी जा सकती है सरकार, तो वो हक है, ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है, वो जा सकती है, चाहे किसी के भी अगेंस्ट भी जा सकती है, एक एक्शन के पक्ष में उसका पक्ष है। एंटी टेरर ऑपरेशन के खिलाफ भी कोर्ट अदालत जाना या फिर चुनाव आयोग जाना ठीक बात है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, एंटी टेरर एक्ट नहीं, उनका पॉइंट होगा ना, पॉइंट होगा कि हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए उनका पॉइंट होगा ना कि भाई ये हस्तक्षेप राज्य के अधिकार का वगैरह वगैरह। भाई एक संघीय ढांचे में राज्य सरकार का अपना एक पक्ष होता है, उसके हिसाब से वो। सौरभ सिकदर कुछ कहना चाह रहे हैं, सौरभ सिकदर के पास टाइम है। नाजिया लाई में आ रहा हूँ उसके बाद जी। एनएसजी का डर क्या है कि उसके गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। एनएसजी आने से बीबी इतना डर क्यों रही है? क्या जैसे ईडी के ऊपर हमला हुआ था शाहजहां के गुंडा बाहिनी, वो नहीं कर पाएगा। एनएसजी के सामने उसका गुंडा ही नहीं टिकेगा, यही आप लोगों का जलन हो रहा है। और उसके गुंडा बाहिनी जब भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता को मार के जेल में टांग देता है। ठीक है सौरभ जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं सीधा रुक कर रहा हूं आलोक जी का। आलोक जी, अभी तक ये आपने तर्क सुने होंगे एनएसजी को लेकर और संदेश खाली के जो वो शेख शाहजहां उसको लेकर।
मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स की हाइट ये चली जाएगी कि शाहजहां शेख के लिए रेड कार्पेट और एनएसजी के लिए चुनाव आयोग में कंप्लेन शिकायत? अब प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट है, कोई भी सरकार किसी के भी खिलाफ जा सकती है, चाहे चुनाव आयोग चाहे अदालत, से शिकायत करने का हक है। आलोक जी देखिए विवेक जी, राजनीतिक स्तर तो गिरा ही है बहुत जोर से, सामाजिक स्तर भी गिर गया है। आज के इस डिबेट को जितना मैं बातें सुन रहा था विभिन्न लोगों का, अरे चोर चोर होता है, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, बलात्कारी बलात्कारी होता है, उसको आप दूसरे प्ली के अंदर उसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एनएसजी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, या कोई भी एजेंसी अपना काम कर रही है, अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो आप उसको ले जाइए, कहीं घसीटिए कोर्ट में। लेकिन अभी जब वहां पर ये सारी चीजें मिली हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको तो साफ दिखाई दे रहा है कि वहां क्या चीजें मिली हैं। वैसा आदमी जो इसको पोजेस कर रहा है उसको आप क्या कहेंगे, किस नाम से पुकारेंगे? टेररिस्ट नहीं बोलेंगे, बलात्कारी नहीं बोलेंगे, एंटी इंडियन नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? नेता प्रमाणित करेंगे क्या लोग भाई? भाजपा के नेता उसे, भाजपा के नेता नहीं, एक समान नागरिक होने के कारण अब क्या बोलेंगे उसको? अब कितनी बेशर्मी से बातें कर रहे हैं, बेशर्मी का हद होता है। आप बेशर्मी का हद किए हुए हैं और बातें कर रहे हैं कि इनको प्रोटेक्ट कर दिया जाए, इनको कोर्ट में जाने का अधिकार है, इनको चुनाव जो आयोग में जाने का अधिकार है। अरे बेशर्मी की कोई हद होती है? शर्म कीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप। इस तरीके की बातें कर रहे हैं आप, देश देख रहे हैं आपको। आप अपने देश और इतने वरिष्ठ लोग जिनके सामने कितनी डिबेट कर चुका हूँ, इतने वरिष्ठ लोग ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। आलोक जी 2021 की बात कर रहे हैं, पुलवामा की बात कर रहे हैं जी। नीरज जी एक सेकंड आ रहा हूँ, सुनिए ना, आ रहा हूँ आपके पास। नीरज जी एक एक करके इन लोगों को सिर पे बैठा रखा है आपने, मात्र एक चुनाव जीतने के लिए इन लोगों को सिर पे बैठा रखा है आपने। और कैसी गतिविधियों में लिप्त हैं ये लोग, और तब भी आप इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशर्मी की हद कर दी आपने, आप लोगों ने बेशर्मी की हद कर दी है। अपने आप में लेके चलेंगे आपसे सवाल पूछ देगा, विद्रोही हो जाएगा, कहीं बैठने लायक नहीं रहेगा, आपसे सवाल पूछ देगा। सुनिए महाराज, कीजिए आलोक जी, नीरज जी एक सेकंड आलोक जी को बोलने दीजिए। आलोक जी वो तस्वीर में लगातार दिखा रहा हूँ दर्शकों को जो बरामदगी हुई है। अब ये बरामदगी किस नाम से संबोधन करेंगे? अब इस बरामदगी को संदेश खाली के वो क्या शेख शाहजहां, क्या नाम है उसका, शेख शाहजहां को किस हिसाब से डिफेंड कर रहे हैं? नीरज जी आप करेंगे ऐसे लोगों को कैसे? मैं नाजिया इलाही इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। नीरज जी मतलब डिफेंड भी कैसे कर सकते हैं? विवेक जी दिस इज हाइट ऑफ बीइंग बेशरम जी। ठीक है नीरज जी आलोक भाई एक चीज आपको बता दूं, और आपके जो विश्वास हैं, मैं किसान परिवार से और सेना परिवार से हूं, और देश के रग रग में मेरा जो है ना, मैं बसा हुआ है, और मैं भी किसान परिवार से हूं, और सवाल मेरे पूछना, पिताजी भी खेती करते थे, मेरी बाप दादा भी खेती करते थे, आपके पिताजी करते थे और मैं करता हूं, आपके पिताजी करते थे और यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं भी करता था, मैं करता हूँ। सुन लीजिए, अब आइए रही शाहजहां शेख की बात। विवेक भाई आपके प्रश्न है, शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि अगर वह ऐसी घटना वहां पे हुई है, हथियार मिले हैं, विस्फोटक मिले हैं, तो तत्काल प्रभाव से बिना राजनीति से ओतप्रोत देश के लिए और बंगाल की सुरक्षा और अस्मिता के तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डिबेट को कहां घुमाया जा रहा है? तो जब डिबेट को घुमाया जाएगा तो मैं एक सेना परिवार के होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते पूछूंगा कि आज इजरायली ड्रोन से वहां पर लीजिए, इजरायली ड्रोन कहीं आपके ऊपर ना आ गया, आपका फ्रेम ही उड़ गया। नाजिया इलाही खान के पास जा रहा हूं मैं, नाजिया इलाही खान के पास जा रहा हूं। नाजिया इलाही जी वो कह रहे हैं कि भाई एक वो एक आर्मी परिवार होने के मतलब सेना के परिवार के होने के नाते वो कह रहे हैं कि इसको डिबेट को डाइवर्ट किया जा रहा है। मैंने तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि एनएसजी और सीबीआई जब ज्वाइंट एक्शन लेती है तो आप सवाल उठाते हैं, लेकिन संदेश खाली और शेख शाहजहां पर आप लोग कुछ नहीं बोलते। किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है? तो मेरी बातों पे नाराज हो जाते हैं।
देखिए, मैं तो सेना परिवार से नहीं हूँ, लेकिन संविधान हाथ में लेकर के रोज न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका तक जाती हूँ और कई जजमेंट्स लेकर आती हूँ। मुझे लगता है कि सेना के घर से आने वाला इंसान, व्यक्ति कभी भी ममता बनर्जी के किए हुए कार्यक्रम पर तो कभी भी मतलब पॉजिटिव साइन तो नहीं दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ऑफिसर को लॉकअप करवाया गया, जिस तरह से एनआईए ऑफिसर की जान लेने की कोशिश की गई, जिस तरह से ईडी ऑफिसर के सर फाड़े गए, जिस तरह से कई नेशनल न्यूज चैनल के एंकर से लेकर के रिपोर्टर से लेकर के गाड़ियां तक तोड़ी फोड़ी गई और रिपोर्टर को मारा पीटा गया, जिस तरह से हर रोज अभिषेक बनर्जी और श्रीमती ममता बनर्जी संक्षेप में पूरा कीजिएगा से लेकर के जजेस तक उनको भलाई करती है, डिबेट करती है, ये कहाँ की बात है? ये कहाँ का न्याय है? ठीक है मेहरुद्दीन जी, ठीक है, एक करके नीरज जी मैं आ रहा हूँ, मैं नीरज जी कंक्लूड करने के लिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। नीरज जी छोड़ दीजिए ना, ये सब इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि कौन क्या सम्मान करे। आप लोग पहले पश्चिम बंगाल को ठीक करिए ना प्लीज। मैं मेहरुद्दीन जी आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या पश्चिम बंगाल में सब ठीक हो रहा है? आपको ऐसा लगता है? आप मानते हैं जो खबरें आप सुनते हैं, जो चीजें आप देखते हैं? नहीं, आपको अगर लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो हमारे देश में अदालतें हैं, हमारे यहाँ पर कोर्ट भी है और पुलिस थाने भी हैं, आप जाइए, शिकायत करिए और उन पर कार्रवाई करवाइए, मगर आप राजनीति करना बंद करिए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि खास तौर से मुसलमानों को जो टारगेट करना। सिर्फ पश्चिम बंगाल 2 फेज के चुनाव हुए, दोनों फेज में वहां मारपीट की खबर आई, किसी और स्टेट से नहीं आई, कम आई। नहीं, आपको फिर थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा। स्टेट का नाम लेंगे? बिल्कुल, मैं मणिपुर का नाम, मैं मणिपुर का ले रहा हूँ नाम। वहाँ पर अभी भी हिंसा हो रही है, वहाँ पर अभी भी हिंसा हो रही है, पश्चिम बंगाल में भी क्यों हो रही है? अभी वहीं पर कोई उड़ीसा में, पता नहीं, हाँ उड़ीसा में शायद, वहाँ पर तो एक भी लोग वोट डालने ही नहीं गए। लोगों का जो है विश्वास ही बहुत कम नजर आ रहा है वोटिंग में, वोट भी नहीं डाल रहे। तो नहीं वो बात नहीं, मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में बार-बार वायलेंस की खबर क्यों आती है? नहीं, मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूं, अगर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसे सुर्खियां बनाने की क्या जरूरत है? आप कार्रवाई करिए, जेल में डालिए, और अदालतें हैं हमारी, वो फैसला करेंगी कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। ये तो फैसला हमारी अदालत। खबर आएगी तो खबर दिखानी पड़ेगी ना, फिर खबर में बहस भी करनी पड़ेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चीजें सामने आ रही है, वहां पे जिस हिसाब से तस्वीरें देखने को मिल रही है, वो वाकई टेंशन में डालती है, चिंताजनक है। नीरज राय से कंक्लूड रिमार्क ले रहा हूँ, 10 सेकंड। नीरज जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या है? नीरज जी देखिए, यहाँ पर जो चल रही विवेक भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ जी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है? अगर मैं यही पूछ दूं, या देश की जनता जानना चाहती है, जो आरोप प्रत्यारोप 2021 में लगे थे, उस समय भी वैसे ही लाइव चल रहा था। उस समय क्या घटना घटी, उसका रिपोर्ट आज तक केंद्र की सरकार ने, जांच एजेंसियों ने दिया क्या? आज जो हुआ है उस पर तत्काल कार्यवाही वहाँ की जो जांच एजेंसियां है वो करेगी ना, कि भाजपा के नेता और नाजिया जैसे बैठे वो वोटिंग करेंगे? नहीं, सीबीआई और एनएसजी जैसे रेप्यूटेटेड यूनिट के एक्शन को किसी तरह से क्लेम करना या क्वेश्चन करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। हालांकि प्रेम कुमार जी कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर है, कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इस चीज में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मेरा मानना देश के जवानों के लिए, आर्मी के लिए, बीएसएफ के लिए, इन सबसे इतर है। खैर, अपनी राय हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल इस बार के चुनाव में सुर्खियों में है, था और आगे भी रहेगा। वहां से आती हुई तस्वीरें ये बता रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। सबका हिसाब होगा देखने के लिए। वक्त छोटे ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया डेली के साथ।